हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड.जेएस कोर्स से रिलेटेड 8 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं ईजीएस टेम्पलेट्स के बारे में। ये उसका सेकंड पार्ट है। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था ईजीएस टेम्पलेट्स, जिसके अंदर हमने देखा कि हम कैसे एचटीएमएल की फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं ईजीएस टेम्पलेट की हेल्प से। वहां पर हमने इफ स्टेटमेंट लगाई थी, लूप्स लगाए थे, बहुत सारा डाटा ट्रांसफर करके देखा था अपनी नोड.जेएस की फाइल से एचटीएमएल की फाइल में। इस वीडियो में भी हम कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि फॉर्म सबमिशन कैसे करते हैं। हम एक एचटीएमएल की फाइल में फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म को सबमिट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पार्सल्स क्या होते हैं और लास्ट में हम देखेंगे कैसे हम स्टैटिक फाइल को सर्व कर सकते हैं एचटीएमएल की फाइल के अंदर, जो कि हम यूज करके बना रहे हैं ईजीएस टेम्पलेट को। स्टैटिक फाइल से मेरा मतलब है सीएसएस की फाइल, जेएस की फाइल या फिर इमेजेस की फाइल। नॉर्मली तो हमें पता है कि इसे एचटीएमएल में कैसे लगाते हैं, मगर जब हम एक्सप्रेस जेएस की बात कर रहे हैं तो वहां पर इनको यूज करने का, उनको लगाने का तरीका अलग होता है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म की सबमिशन कैसे करते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड। अब यहां पर मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन किया जिसको हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था, जिसका नाम था ईजीएस प्रोजेक्ट। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि हमने इसके लिए 3 पैकेज इंस्टॉल किए थे, जैसे ईजीएस टेम्पलेट, एक्सप्रेस और नॉर्मॉन। इसके बाद हमने यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बनाई थी, जिस पे आप देख सकते हैं कि हमने अलग अलग राउट्स बनाए थे। सबसे पहले होम पेज का राउट बनाया था, फिर अबाउट का राउट, जिसके अंदर हमने बहुत सारा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमने सेंड किया था अपने अबाउट नाम की एचटीएमएल फाइल के अंदर, जो बेसिकली ईजीएस टेम्पलेट को यूज कर रही है। यहाँ पर हमने 3 वैल्यूज भी भेजी थी और इनका लूप चलाना भी सीखा था। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमने इस टेबल के अंदर इसका लूप चलाया। इसके अलावा हमने सिंगल वैल्यूज को भी प्रिंट करना सीखा था। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम फॉर्म को सबमिट करना सीखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले अपना एक राउट बनाता हूं। तो उसके इंडेक्स वाली फाइल में जाता हूं और यहां पर सबसे पहले मैं एक राउट बना रहा हूं जिसके अंदर मैं अपना फॉर्म को ओपन करूंगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूं app.get और यहां पर आएगा मेरे राउट का नाम। तो देखिए, जो मैं अपना राउट बना रहा हूं उसका नाम ही रख रहा हूं फॉर्म, ताकि आपको समझना आसान रहे। और इसके अंदर बना लेता हूं अपना कॉल बैक फंक्शन और इस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स भी ले लेता हूं। एक ले लिया REQ रिक्वेस्ट और एक ले लिया RES रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर आकर मुझे क्या करना है, यहां पर मैं अपना रिस्पॉन्स का एक मेथड यूज करने वाला हूं, रेंडर, जिसकी हेल्प से हम यहां पर कोई भी HTML की फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो मैं एक HTML की फाइल बनाने वाला हूं, उसका नाम भी मैं रखने वाला हूं फॉर्म। तो ये मेरा काम हो चुका है। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं क्या करता हूं, अपने व्यू फोल्डर के अंदर एक ईजीएस फाइल भी बना लेता हूं और इसका नाम मैं रख रहा हूं form.egs। ये देखिए, मैं यहां पर आ गया। मैं यहां पर एक बेसिक कोड लिख लेता हूं। अब इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं टेम्पलेट बनाने के लिए सीएसएस का एक फ्रेमवर्क यूज करने वाला हूं जिसका नाम है बूटस्ट्रैप। ये देखिए, यहां पर वेब ब्राउजर में आकर मैंने बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी है जिसका नाम है getbootstrap.com। ये देखिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पेज को जरा आप स्क्रॉल करेंगे तब यहां पर आपको सीडीएन पाथ मिल जाएगा सीएसएस की फाइल का। मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूं, इसको सीधा से ही सीडीएन पाथ से लगा रहा हूं। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया। मैं यहां पर आया, टाइटल के बाद मैं इसको प्लेस कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर ये मेरी सीएसएस की फाइल यहां पर मैंने एम्बेड कर दी है। अब मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर मैं एक कंटेनर लेता हूं। कंटेनर बूटस्ट्रैप की क्लास है और इसके अंदर 3 डिव लेने वाला हूं जिन पर एक ही क्लास रहेगी, रो। ये देखिए, अब पहली वाली रो के अंदर एक हेडर बनाने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर कॉल क्लास ले लेता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं ईजीएस टेम्पलेट। ये देखिए, और ये दूसरी जो रो है इसके अंदर आने वाला है हमारा फॉर्म। तो यहां पर भी मैं कॉल क्लास ले लेता हूं और इसके अंदर मैं एक फॉर्म डाल देता हूं। फॉर्म के अंदर जस्ट मेरे को एक ही फील्ड लेनी है, नेम के लिए। तो यहां पर मैं उसके लिए लिख देता हूं, एक लेबल लगा देता हूं, एंटर नेम। और यहां पर मैं इनपुट ले रहा हूं, टाइप टेक्स्ट, और इसके लिए मैं यहां पर एक एट्रीब्यूट भी ले लेता हूं, नेम, जिसको मैं आगे कोड में यूज करूंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे नेम, माय नेम। आप यहां पर वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। अब इसी के बाद मैं यहां पर एक सबमिट का बटन भी लगाना चाहता हूं। तो उससे पहले मैं यहां पर ब्रेक लगा लेता हूं। यहां पर मैंने 2 बार ब्रेक टैग यूज कर लिया और यहां पर मैं इनपुट टाइप ले लेता हूं सबमिट। ये देखिए, इनपुट टाइप सबमिट। अब यहां पर जो मेरा फॉर्म है, यहां पर मुझे एक मेथड यूज करना है जिसका नाम होता है पोस्ट। देखिए, जब भी हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो यहां पर मेथड एक प्रॉपर्टी लेनी जरूरी होती है, जो बेसिकली एक एट्रीब्यूट है फॉर्म का। इसके अंदर 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, एक है पोस्ट और एक होती है गेट। बेसिकली यहां पर पोस्ट ही यूज किया जाता है क्योंकि जो वैल्यूज हम सबमिट करते हैं ये हिडन रूप में जाती हैं।
अगर आप यहाँ पे गेट लेंगे तो सारी वैल्यूज आपको यूआरएल बार में दिखती हैं, जो बिल्कुल ओपन होती हैं, कोई भी देख सकता है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं पोस्ट मेथड। इसके बाद मेरे को यहाँ पर बताना है कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो इसको कौन से राउट पे जाना है। तो देखिए, मैं एक अलग से राउट बनाने वाला हूँ जिसका नाम ही मैं रखने वाला हूँ सबमिट। अभी ये राउट मैंने बनाया नहीं है, इसका नेम जस्ट मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। तो ये भी बन गया। अब इसके लास्ट में मेरे को एक फुटर भी लेना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फिर से कॉल लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मेड बाय याहू बाबा। ये देखिए, अब इसमें थोड़ी सी कलरिंग वलरिंग मैं कर लेता हूँ। तो उसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करी है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बैकग्राउंड। ये देखिए, बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड यहाँ पर हमारे पास एक पेज ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ओपन हो गया। अब यहीं से मैं बैकग्राउंड के लिए कोई ना कोई क्लासेस ले लेता हूँ। देखिए, हेडर पे मैं यही वाली क्लास लगाने वाला हूँ। यही कलर आपको जो नजर आ रहा है यही हमारे हेडर में आ जाएगा। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं कॉल में ही वाली क्लास लगा देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमारा फुटर एरिया है, इसके लिए भी मैं अलग से एक क्लास ले लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये लाइट ब्लू कलर है, बीजी इन्फो सबटल। इसी को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जो मेरा हेडर है इसमें मैं थोड़ा सा नीचे का मार्जिन दे देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप की क्लास होती है MB मार्जिन बॉटम और इसकी एक वैल्यू होती है 5। ये देखिए, तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। ये राउट को मैं अभी ओपन करके दिखाता हूँ आपको। उसके लिए सबसे पहले मैं सर्वर को ऑन कर लेता हूँ, मतलब कि अपने एक्सप्रेसजेएस के सर्वर को। उसके लिए मेरे को यहाँ पे कमांड लिखनी है npm run start। ये देखिए, हमारा नोडमोन का जो सर्वर है यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं नीचे कर लेता हूँ और अब मैं जाता हूँ ब्राउजर में। ये देखिए, यहाँ पर मैं वेब ब्राउजर में आ गया। यहाँ पर ये मेरा हेडर आ गया, ये मेरा फुटर आ गया। इसकी हेडिंग को जस्ट मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना है और यहाँ पर बटन पे कुछ लिखा नहीं हुआ। तो मैं अपनी ईजीएस फाइल ओपन करता हूँ। सबसे पहले मेरे को ये वैल्यू जो है इसको हटा देना है और जो मैंने ये ईजीएस लिखा है इसको मैं एंटर करके H1 टैग के अंदर डाल देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ का रिफ्रेश और ये देखिए, ये मेरा हेडर हो गया, ये फुटर है और यहाँ पर ये बटन आ रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस नेम पर यहाँ पर एंटर कोई नेम एंटर करूं और सबमिट करूं तो ये फॉर्म की सारी वैल्यू हमारे राउट के पास चली जाए और वहां पर मैं किसी तरीके से मैसेज को शो कर दूं कि आपने क्या नेम एंटर किया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, जो मेरा बटन है अभी बिल्कुल फुटर के साथ टच हो रहा है, तो जो मेरी रो है इस पे भी मैं मार्जिन बॉटम लगा देता हूँ। ये देखिए, फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब सबसे पहले मुझे इस नाम का एक राउट बनाना है जिसके अंदर मेरे को ये वैल्यू मिलेगी माय नेम की, जिसको मैं शो करने वाला हूं। तो देखिए, मैं इंडेक्स में गया और यहां पर मुझे क्या करना है, मैं इसी पूरे राउट को कॉपी कर लेता हूं। अब यहां पर सबसे पहले तो मेरे को लिखना है पोस्ट। देखिए, मैं फॉर्म को सबमिट कर रहा हूं तो उसके लिए हम पोस्ट यूज करते हैं। जब भी मेरे को डाटा ऐड करना है या अपडेट करना है तभी पोस्ट ही यूज होता है और हमारे राउट का नाम रहेगा सबमिट, जो कि मैंने अभी फॉर्म में भी लिखा था। उसके बाद ये हमारा कॉल बैक फंक्शन चल जाएगा। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, जो भी मेरे को फॉर्म का डाटा मिलेगा उसको मुझे यहां पर शो करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं और इस वेरिएबल में यहां पर एक वेरिएबल का नेम है नेम ही। इसके बाद मेरे को अगर फॉर्म का डाटा चाहिए होता है, ये हम अपनी पिछली रिक्वेस्ट वाली वीडियो में देख चुके हैं। इसके लिए एक मेथड आता है रिक्वेस्ट का बॉडी। देखिए, जब भी हमें फॉर्म का डाटा यहां पर एक्सेप्ट करना होता है एज ए रिक्वेस्ट, तो उसके लिए बॉडी नाम का मेथड आता है। बॉडी के अंदर हम फॉर्म का डाटा भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और जेसन का डाटा भी, जो एपीआई से मिलता है। और यहां पर मेरे पास फील्ड कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। हमारे पास जहां पे जो फील्ड आ रही है उसका नाम है माय नेम। तो देखिए, मैंने उसको यहां पे लिख दिया। अब इसी वैल्यू को मैं यूज करने वाला हूं अपने मैसेज में, जहां पर मैं इसे शो करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं यहां पर मैसेज नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूं और इसके अंदर टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं। तो उसके लिए यहां पर मैं लिखता हूं हेलो। जो भी पर्सन का नेम है उसको मेरे को यहां पे शो करना है, जो मेरे को वेरिएबल में मिलेगा जिसका नाम है नेम। तो उसी को मैं यहां पर यूज करने वाला हूं। तो देखिए, मैंने उसका नेम यहां पर शो कर दिया और यहां पर एक मैसेज भी शो कर देता हूं। ये देखिए, पहले यूजर का नेम आएगा, यू सबमिटेड द फॉर्म, ये मैसेज भी उसको शो हो जाएगा। अब ये मैसेज मैं कहां शो करना चाहता हूं, उसको फॉर्म वाले पेज के अंदर ही यहां पर जब ये सबमिट का बटन क्लिक होगा तो यही मैसेज वहां पर शो करना है। तो उसके लिए मेरे को यहां पर लिखना पड़ेगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड। हम सेंड मेथड का यूज करते हैं जब भी हमें उसे कोई मैसेज दिखाना होता है या फिर एचटीएमएल शो करनी होती है। तो जो मैसेज है मैं इसको यहां से सेंड कर देता हूं। ये देखिए, सबसे पहले जब यूजर सबमिट करेगा फॉर्म
तो ये राउट अपने आप रन हो जाएगा। और यहाँ पे हमने यूज किया मेथड पोस्ट। इसके अंदर हमें बॉडी का डाटा मिलेगा। बॉडी में से हमारे को कौन सी फील्ड का डाटा चाहिए, उसका नेम है माई नेम। उसके बाद मैंने इसी वेरिएबल को यूज कर लिया मैसेज के अंदर, जिसको मैंने स्टोर कराया मैसेज नाम के वेरिएबल में, जिसको मैं एज ए रिस्पॉन्स सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां आ गया अपने वेब ब्राउजर में, रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर मैं नेम एंटर करता हूं याहू बाबा। ये देखिए मैं सबमिट करता हूं। यहां पे एक एरर आ रहा है, कांट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग माई नेम। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं माई नेम को यहां से हटा के देखता हूं कि मेरे को बॉडी में क्या क्या रिसीव हो रहा है, और नेम के अंदर मैं उसी को प्रिंट कर देता हूं। ये देखिए, और इसको भी अभी कमेंट कर देता हूं। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश करता हूं, दोबारा से लिखा याहू बाबा। तो यहां पर मुझे देखिए कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा, तो मुझे चेक भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं अपने फॉर्म में गया और यहां पर मेथड पोस्ट ही है, यहां पर एक्शन सबमिट है, नेम में मैंने लिखा है माई नेम। यहां पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई है मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, जब भी हम इस तरह से फॉर्म सबमिट करते हैं तो ये सबमिट हुआ फॉर्म हमारा सर्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। तो उसे एक्सेप्ट करने के लिए हमें यहां पर परमिशन देनी पड़ती है, यहां पर एक मिडलवेयर लगाना पड़ता है। तो देखिए वो मिडलवेयर का हमने यूज नहीं किया, जिसको मैं आपको रिक्वेस्ट वाली वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूं, जिसके लिए हम लिखते हैं app.use express.url encoded। ये देखिए, इसके अंदर राउंड ब्रेसेस लगाकर मुझे करली ब्रेसेस के अंदर एक की लेनी होती है जिसका नाम होता है एक्सटेंडेड, और इसकी बुलियन वैल्यू देनी है फॉल्स। ये देखिए, जब तक मैं इसको नहीं पास करूंगा तो कोई भी फॉर्म की वैल्यू हम सर्वर पे सबमिट नहीं कर सकते। अगर हमारे सर्वर पे चल रहा है एक्सप्रेस.js, तो एक्सप्रेस.js को ये मिडलवेयर की रिक्वायरमेंट रहती है। अब यहां पर मैं फाइल को सेव करके दिखाता हूं। मैं यहां पर जाता हूं, फाइल को रिफ्रेश करता हूं, मैंने एक वैल्यू सेंड करी यहां पर, और ये देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर माई नाम की एक की आ चुकी है और यहां पर उसकी वैल्यू भी आ रही है। और अगर मैं यहां पर सिर्फ मैसेज शो करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे को बॉडी की कौन सी वाली वैल्यू देखनी है, उसका नाम है माई नेम। ये देखिए, अब मैं इस मैसेज को भी इनेबल कर देता हूं और यहां पर अपना मैसेज ही प्रिंट कर देता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, मैं फाइल को दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। यहां पर ये कंटिन्यू के लिए कह रहा है कि फॉर्म को दोबारा से रीसबमिशन करना है। मैं कंटिन्यू करता हूं। ये देखिए, हेलो याहू बाबा, ये मैसेज आ गया। मैं एक बार फॉर्म को और सबमिट करके दिखाता हूं। यहां मैंने लिखा अक्षय, सबमिट किया, और ये देखिए हेलो अक्षय, यू सबमिटेड द फॉर्म। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये जो मैसेज है मेरे को अलग से सबमिट के पेज पे नहीं दिखाना है। मैं चाहता हूं कि जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो उसके नीचे ही कहीं पर ये मैसेज आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर मैं सेंड नहीं करूंगा, यहां पर मैं करूंगा रेंडर। और रेंडर क्या करना है, मुझे कौन से पेज को रेंडर करना है, दोबारा से फॉर्म वाले पेज को ही रेंडर करना है। ये देखिए, और इसके साथ ये मैसेज भी सेंड करना है। तो उसके लिए जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, अगर मेरे को किसी पेज को ओपन करना है तो हम रेंडर मेथड यूज करते हैं और सेकंड पैरामीटर में वो वैल्यू पास करते हैं जिसको हमें शो करना है। तो यहां पर मैं एक की ले लेता हूं मैसेज, और इसके अंदर मुझे किस वेरिएबल की वैल्यू स्टोर करनी है, उसका नाम भी है मैसेज। ये देखिए, अब यहां पर मुझे एक काम और भी करना पड़ेगा इसके साथ। देखिए, जब मैं ये फॉर्म ओपन कर रहा हूं तब भी मुझे यहां पर एक मैसेज सेंड करना पड़ेगा। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर इसकी वैल्यू कर देता हूं नल। देखिए, फर्स्ट टाइम जब फॉर्म ओपन होगा तब यहां पर मैसेज जाएगा नल, मतलब कि कोई मैसेज नहीं है। और जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाएगा तब हम उस मैसेज की वैल्यू सेंड कर देंगे जो हमारे को यहां से मिलेगी। अब इस मैसेज के लिए मैं अपने form.egis फाइल में जाता हूं, जहां पर भी मुझे इसे डिस्प्ले करना है। तो देखिए, मैं यहीं कहीं पर इसे शो करना चाहता हूं। तो यहीं पर मैं एक रो ले रहा हूं और उसके अंदर कॉल, इस कॉल के अंदर ये मैसेज मैं शो करना चाहता हूं। तो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम शो कैसे कर सकते हैं ईजीएस टेम्पलेट के अंदर। तो यहां देखिए, मैंने अपना टैग ले लिया और इसी के साथ मेरे को लगाना है यहां पर इक्वल्स टू का साइन, क्योंकि मेरे को यहां पर वैल्यू को शो करना है। और किस वैल्यू को, जो हमारा वेरिएबल है जिसका नाम है मैसेज। ये देखिए, इस मैसेज को मैं यहां पर कोई कलर की क्लास भी लगा देता हूं। तो देखिए, मैं वेब ब्राउजर में आया, यहां पर मैं कोई कलर ले लेता हूं जो मेरे को दिखाना है। तो देखिए, ये कलर है, यही मैं यूज कर रहा हूं। तो देखिए, मैं यहां पर आया, यहां पर मैं अपनी कॉल क्लास के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूं
और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपने जो ये रो है इस पे मार्जिन भी लगा देता हूँ। ये देखिए my-3, ये y एक्सिस में ऊपर और नीचे से मार्जिन दे देगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ आया अपने वेब ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे लिखता हूँ याहू बाबा और सबमिट करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज आ चुका है। और जब मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूंगा तो ये मैसेज भी हट जाएगा। मैं यहाँ पर कंटिन्यू को नहीं, बैक जाता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर आप कोई मैसेज नहीं आ रहा। ये मैसेज सिर्फ तभी आएगा जब यूजर इस फॉर्म को सबमिट करेगा। जैसे मैंने लिखा अक्षय और ये देखिए, तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि हम यहाँ पर फॉर्म को कैसे सबमिट करते हैं। आपको फॉर्म बनाते टाइम पे यहाँ पर बस एक ही चीज पर ध्यान देना है, यहाँ पर एक्शन होना चाहिए जहां पर आपका राउट का नेम आएगा और मेथड में पोस्ट। इसके अंदर आपको एक सबमिट का बटन भी लगाना जरूरी है। इसके अंदर मैंने अभी एक ही फील्ड लिया, आप मल्टीपल फील्ड्स भी ले सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जब मोंगोडीबी के साथ सारी कोडिंग करने वाले हैं तो हम यहाँ पर बहुत सारी फील्ड लेंगे। और इसको जब मैं सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जो मेथड लेना है पोस्ट लेना है। उसके बाद फॉर्म की वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास रिक्वेस्ट का एक मेथड होता है बॉडी, और बॉडी के अंदर हम ऐसे मल्टीपल फील्ड्स के नेम लेके अलग अलग वेरिएबल्स में डलवा सकते हैं। अब इसके बाद हम ईजीएस टेम्पलेट का एक दूसरा टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है पार्सल्स। पार्सल्स का मतलब होता है पार्ट्स। पार्ट्स किसके? देखिए, पार्ट्स होते हैं हमारे टेम्पलेट के। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक टेम्पलेट है जिसके अंदर एक हेडर आ रहा है, मेन्यू आ रहा है, साइड बार आ रहा है और नीचे फुटर भी आ रहा है। इस फाइल का नाम है home.egs फाइल। बिल्कुल सेम ही डिजाइन की हमारे पास एक दूसरी फाइल भी है जिसका नाम है aboutus.egs, जिसके अंदर भी सेम हेडर, मेन्यू, साइड बार और यहाँ पर फुटर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कोड का रिपीटिशन हो रहा है। सेम कोड जो हमने यहाँ पर किया है वही सेम कोड हमने यहाँ पर भी किया है। तो इस कोड की रिपीटिशन को रोकने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक अलग सी फाइल बना देते हैं। जैसे हेडर के लिए अलग फाइल header.egs और फुटर के लिए अलग फाइल footer.egs। अब यहाँ पे जो ईजीएस टेम्पलेट है वो हमारे को यहाँ पर एक फैसिलिटी देता है कि हम यहाँ पर ऐसे अलग से पार्ट्स बनाकर उसको बाद में यूज कर सकते हैं। अब हम इस पार्ट के अंदर क्या करेंगे, जो ये हेडर वाली फाइल है इसके अंदर ये हेडर और मेन्यू इसके अंदर प्लेस कर देंगे। बिल्कुल दोनों पेजों के लिए हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि दोनों पेजों में सेम ही हेडर है। बिल्कुल इसी तरह से दोनों पेजों में जो फुटर है वो भी सेम है, इसलिए हम इस footer.egs फाइल के अंदर ये फुटर को प्लेस कर देंगे। इसके बाद ये जो हेडर और मेन्यू है और नीचे फुटर जो है ये यहां से हम हटा देंगे क्योंकि इसको हमने प्लेस कर दिया हेडर वाली फाइल में और फुटर वाली फाइल में। अब इस हेडर को और फुटर को जब हमने इन दोनों फाइलों के अंदर यूज करना है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे express.js का एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं इंक्लूड। ये देखिए, उसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, ग्रेटर देन का साइन, %, और उसके अंदर हम अपना इंक्लूड मेथड यूज करते हैं। इंक्लूड के अंदर हमारे को ईजीएस फाइल का पाथ देना होता है और अपनी फाइल के बारे में बताना होता है। देखिए दोनों केसेस में मैंने ऐसे किया। बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर फुटर के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिख दिया फुटर। तो इसी टॉपिक को हम कहते हैं पार्सल्स। पार्सल्स क्यों? क्योंकि हमने इसका पार्ट बना दिया और इसको बाद में रीयूज करने। इसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो हमारा कोड जो है वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, दूसरा हम यहाँ पर उसी कोड को बार बार रीयूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। क्योंकि देखिए एक ही हेडर है, अगर बाद में हमारा क्लाइंट कहता है कि हेडर में कुछ चेंज करना है, फुटर में कुछ चेंज करना है, तो जस्ट हमारे को यहाँ पर एक ही फाइल के अंदर चेंज करना होगा। और जैसे हम उसमें चेंज करेंगे तो जहां जहां पर भी वो हेडर फाइल हम यूज कर रहे होंगे वहां विद इन ए सेकंड सभी फाइलों में एक साथ चेंजेस हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि इस पार्सल्स को हम एक्चुअल में कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ देखिए वेब ब्राउजर के अंदर वही मैंने टेम्पलेट ओपन कर लिया जिसको अभी मैंने क्रिएट किया था फॉर्म सबमिशन के लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप हेडर है, एक फुटर है। अब यही हेडर और फुटर मैं अपने दूसरे पेज में भी डाल देता हूँ जिसको हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था जिसका नाम था अबाउट। मैं उसको एक बार आपको शो करता हूँ। ये देखिए ये हमारा अबाउट का राउट है, इसके अंदर मैसेज आ रहा है, होम पेज हेडिंग है और यहाँ पर हमने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को टेबल में भी शो किया था। अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर भी सेम हेडर और फुटर लगा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको पार्सल्स का यूज करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया अपने एडिटर में। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए जो मैंने यहाँ पर ये फॉर्म बनाया बिल्कुल ऐसे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फाइल लगाई है, सेम ही कोड मैं अपनी दूसरी फाइल के अंदर भी कर लेता हूँ जिसका नाम है about.egs। ये देखिए अब यहाँ पर भी सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टाइटल के बाद यहाँ पर बूटस्ट्रैप की फाइल को यहाँ पर लगा देता हूँ जैसे मैंने ऊपर किया था। मैंने इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैं आया अपने अबाउट वाली फाइल में और इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ये देखिए अब यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसी पूरे
टेम्पलेट को, जो मेरा कंटेनर है, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, बाद में उसमें चेंज कर दूंगा। तो देखिए मैंने इसे कॉपी किया, यहाँ पर सबसे पहले मैं टॉप में जाता हूँ बॉडी में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब ये हेडर और फुटर तो सेम रहेगा, बीच में जो ये फॉर्म हमने लगाया था इसकी जगह पे हमारा कंटेंट आ जाएगा जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किया था। ये देखिए यही टेबल और ये ऊपर हेडिंग, इसको मैंने यहाँ से कट कर लिया, यहाँ पर देखिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अब ये हेडिंग 1 नहीं लूंगा, यहाँ पर हेडिंग जैसे 4 ले लेता हूँ, छोटी हेडिंग ले लेता हूँ और इसके बाद ये हमारा टेबल आ गया जिसके अंदर हम आइटम्स को यहाँ पर लूप चला के दिखा रहे हैं। ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का लूप है, इसके ऊपर भी सेम हेडिंग आ चुकी है। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव करके आपको चेक कराता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा हेडर आ रहा है, ये फुटर आ रहा है, ये मैसेज वाली जो बार है इसको अभी मैं हटा देता हूँ और जो ये टेबल है इसमें मैं बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देता हूँ टेबल। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले जो ये मैंने मैसेज के लिए ये पूरा एक डिव लिया था इसको मैं हटा रहा हूँ। इसके बाद जो ये मेरी टेबल है इस पर ये मेरे को विड्थ लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही बॉर्डर। यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास लगा रहा हूँ टेबल और जो ये मेरा कॉल है जिसके अंदर हमने टेबल लिया है इसकी यहाँ पर एक विड्थ भी दे देता हूँ 6। ये 6 ग्रिड का कॉलम है। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर आकर पेज को रिफ्रेश और ये देखिए यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप की क्लास भी लग गई है टेबल पे, नीचे हमारा फुटर आ रहा है, ऊपर हेडर। सेम ही पेज एक हमारे पास दूसरा भी है जिसका नाम है फॉर्म। अब इन दोनों पेजों में सिमिलरिटी क्या है, इनका हेडर और फुटर सेम है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों के लिए अलग अलग फाइल्स बना लेता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने व्यू फोल्डर में जाता हूं और यहां पर एक फाइल बनाता हूं header.egs। ये देखिए फाइल बन चुकी है। इसी के साथ एक दूसरी फाइल भी बना लेता हूं, इसका नाम मैं रख रहा हूं footer.egs। ये देखिए अब यहां पर मैं अपने पहले फॉर्म वाले पेज में जाता हूं। अब मेरे को देखना है कि यहां से मैं क्या क्या उठाना चाहता हूं। तो देखिए यहां पर यहां से लेकर जी जितना भी ऊपर का डाटा है ये दोनों पेजों में कॉमन है। तो इसी को मैं यहां से कट कर लेता हूं और इसको अपनी हेडर वाली फाइल के अंदर प्लेस कर देता हूं। ये देखिए फिर मैं फॉर्म वाली फाइल में जाता हूं और बिल्कुल नीचे में जाता हूं जहां से हमारा ये फुटर का कोड आ रहा है, इसको भी मैं कट कर लेता हूं और इसको कट करके मैं अपनी फुटर वाली फाइल के अंदर प्लेस कर देता हूं। ये देखिए ये जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे सिखा रहा हूं, आप इसे अपने अकॉर्डिंग जैसे भी करना चाहें वैसा कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों फाइल्स को यहां पर इंक्लूड कर देता हूं। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, अब मैं इसके अंदर आकर यहां पर लेता हूं हाइफन और यहां पर मैं इंक्लूड नाम का मेथड यूज करूंगा और मुझे कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है टॉप पे, उसका नाम है हेडर। बिल्कुल सेम कोड मैं इसे कॉपी करके यहां पर रखता हूं, यहां पर इसका नेम चेंज कर देता हूं फुटर। ये देखिए अब यही कोड जो मैंने यहां पर किया है form.egs फाइल में, इसको मैं अबाउट में भी डाल देता हूं। यहां पर मैंने डाल दिया अपना हेडर का कोड और नीचे जो फुटर वाला पूरा पार्ट था इसको हटा के यहां पर डाल दिया फुटर वाला कोड। ये देखिए तो आप देख रहे हैं ये फाइल कितनी छोटी हो चुकी है, कंपैक्ट हो चुकी है। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब ये दोनों फाइलों का कोड जो आ रहा है अलग अलग फाइलों से आ रहा है, फुटर वाली फाइल से और हेडर वाली फाइल से, जिनको मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया। अब मैं इसको आपको ब्राउजर में चेक कराता हूं। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए ये प्रॉपर चल रहा है। मैं दूसरे पेज में जाता हूं जिसका नाम है अबाउट और ये देखिए यहां पर अबाउट का भी कोड दिख रहा है। मैं इसका सोर्स कोड दिखाता हूं आपको, प्रेस करके Ctrl+U और ये देखिए यहां पर प्रॉपर पूरा हेडर आ रहा है जो हमारी हेडर वाली फाइल से आ रहा है, मगर ये पूरी एक फाइल बन चुकी है। नीचे प्रॉपर फुटर भी आ रहा है। तो यहां पर आपने देखा कि हम पार्सल्स का यूज कैसे कर सकते हैं। हम पार्सल्स के लिए अलग अलग फाइल बना लेते हैं और उनको दोबारा से किसी ना किसी दूसरी फाइल के अंदर इस तरह से इंक्लूड मेथड की हेल्प से यूज कर लेते हैं। अब अगर मेरे को एक ही जगह चेंज करूंगा तो दोनों फाइलों में चेंज हो जाएगा। देखिए मैं यहां पर कर देता हूं टेम्पलेट्स, मैंने देखिए 3 बार एस लिख दिए यहां पर। फाइल को सेव करता हूं, यहां आया वेब ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर भी ऐसा आ गया। मैं फॉर्म वाले पेज में जाता हूं और ये देखिए यहां पर भी ऐसा आ चुका है। एक ही जगह चेंज किया, दोनों फाइलों में चेंज हो गया। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मेरे को यहां पर CSS की फाइल लगानी है, इमेजेस लगानी है, तो उसको एक्सप्रेस.js के अंदर लगाने का तरीका क्या है, मतलब कि स्टैटिक फाइल्स को। तो उसके लिए मैं अपने अबाउट वाले पेज में ही जाता हूं जहां पर मैं इसको लगाने वाला हूं। देखिए यहां पर मैंने 6 का कॉलम लिया था, जहां पर ये 6 का कॉलम एंड हो रहा है वहीं पर मैं एक दूसरा कॉलम भी बना लेता हूं 6 का। इसी के अंदर मैं यहां पर
अपनी इमेज दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको CSS का एग्जांपल दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए, अगर मेरे को अपनी CSS की फाइल लगानी है तो मैं उसको यहां पे रखूंगा कहां पे। देखिए यहां पर मैं उसके लिए एक कॉमन फोल्डर बना लेता हूं। आप जिस मर्जी नेम का बनाना चाहे बना सकते हैं। मैं यहां पर जो फोल्डर बना रहा हूं उसका नाम मैं रखने वाला हूं पब्लिक। मैं दोबारा से क्लिक करता हूं। पब्लिक फोल्डर के अंदर बेसिकली हम स्टैटिक फाइल्स रखते हैं, जैसे CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल, इमेजेस की फाइल जो बार बार यूज हो रही हैं। जैसे हमारा लोगो हो गया, CSS की मेन फाइल होगी। अब इसी के अंदर जाकर मैं अपनी एक CSS की फाइल भी क्रिएट कर लेता हूं। इसका नाम मैं रख रहा हूं style.css और इसके अंदर एक बेसिक कोड भी लिख लेता हूं। देखिए यहां पर मैंने बॉडी सिलेक्टर लिया और इसका बैकग्राउंड कलर कर दिया पिंक। अब देखिए अगर मैं सीधा से जाके इस फाइल को अगर यहां पर लगाऊंगा तो ये चलेगी नहीं। मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर लिंक कर रहा हूं एक्सटर्नल फाइल को। यहां पर मैंने रिलेशन दिया स्टाइल शीट और यहां पर मैं पाथ देना चाहता हूं। तो पाथ कैसे दूं? देखिए अगर मैं ऐसे लिख देता हूं $public /style.css। देखिए ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। शायद से इससे चल भी जाए, हो सकता ना भी चले। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश और देखिए फाइल अभी रन नहीं हुई है। इसका बैकग्राउंड अभी भी व्हाइट ही आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्टैटिक फाइल्स को लगाने का ये तरीका नहीं है। यहां पर हमारे को अपनी इंडेक्स फाइल के अंदर, जहां पर मैंने ये अपने पिछली वीडियो में मिडलवेयर ये 2 यूज किए थे, इस वीडियो में भी ये यूज किया यूआरएल इनकोडेड। यहीं पर एक मिडलवेयर और भी यूज करना पड़ेगा अपनी स्टैटिक फाइल्स को बताने के लिए। तो यहां पर मैं लिखूंगा app.use और इसके अंदर मुझे लिखना है express.static। स्टैटिक के अंदर जाके मुझे बताना होता है कि मेरी स्टैटिक फाइल्स कहां पर होंगी। तो देखिए वो होंगी पब्लिक नाम के फोल्डर में। आप जिस मर्जी नेम का फोल्डर बनाना चाहें वो बना सकते हैं। मैंने इसे पब्लिक बना दिया। अब यहां पर एक्सप्रेस.js को पता लग गया कि हमारी सारी स्टैटिक की फाइल पब्लिक नाम के फोल्डर से आएंगी। आप इसके अंदर सब फोल्डर भी बना सकते हैं, मगर उस सब फोल्डर को यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। उसको आप अलग से अपनी फाइल के अंदर भी बता सकते हैं। अब देखिए मैंने यहां पर ये लिखा था, इसको मैं हटा देता हूं। अब जस्ट मेरे को देना /style.css। अब ये फाइल को कहां पे ढूंढेगा? ये ऑटोमेटिकली पब्लिक फोल्डर के अंदर ही फाइंड करेगा इस वाली फाइल को, क्योंकि ये एक स्टैटिक फाइल है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आ गया वेब ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए बैकग्राउंड कलर पिंक हो चुका है। अब मैं दूसरे राउट पे जाता हूं जिसका नाम है अबाउट। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी पिंक हो चुका है। तो दोनों ही फाइलों में ये रिफ्लेक्ट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे को कोई इमेज की फाइल भी लगानी है, मैं आपको एक इमेज की फाइल भी लगा के दिखाता हूं। तो देखिए जैसे मैं अपने about.ejs फाइल में गया, यहां पर ये मैंने कॉलम बनाया था, एम्प्टी कॉलम। इसके अंदर मैं अपनी एक इमेज का पाथ देता हूं और सोर्स में मैं अपनी एक इमेज रखने वाला हूं। तो पब्लिक फोल्डर में मुझे एक इमेज रखनी भी पड़ेगी। तो देखिए यहां पर मैं आ गया फाइल एक्सप्लोरर में। यहां पर देखिए हमारे पास एक इमेज पड़ी है, ये जेपीजी इमेज है जिसका नेम है फ्लावर। इसको मैं यहां से कट करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल लेता हूं जिसका नाम है EGS प्रोजेक्ट। इसके अंदर देखिए पब्लिक नाम का फोल्डर आ रहा है, इसी के अंदर मैं जाता हूं और यहां पर इस फाइल को प्लेस कर देता हूं। पेस्ट कर रहा हूं Ctrl+V से। ये देखिए ये फाइल यहां पर आ चुकी है। ये JPG फॉर्मेट है। देखिए मैं यहां पर आ गया अपने एडिटर में। अब यहां पर मैं क्या कहता हूं, यहां पर जस्ट मेरे को अपनी फाइल का नाम बताना है। ये देखिए flower.jpg। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। यहां पर मैं आ गया अपने एडिटर में। यहां पर ये देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं इमेज भी शो होने लग गई। तो इसको मैंने शो कैसे किया? इसके लिए सबसे पहले मैंने यहां पर अपनी जो इंडेक्स फाइल है इसके अंदर यहां पर ये स्टैटिक पाथ दिया है। ये आपको देना जरूरी है। इसके बाद अपनी कोई भी स्टैटिक फाइल आपने रखनी है वो इस फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। अब मैं इस फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर भी बना के दिखाता हूं आपको। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारी जो फ्लावर की फाइल है ये पब्लिक फोल्डर के अंदर डायरेक्ट नहीं रखी हुई। इसके अंदर एक सब फोल्डर है जिसका नाम है इमेजेस। इस फोल्डर के अंदर ही ये इमेज को मैं प्लेस कर देता हूं। ये देखिए, तो बेसिकली हम काम कैसे करते हैं, हम इस तरह से पब्लिक फोल्डर बनाकर इसके अंदर सब फोल्डर्स बना लेते हैं। एक CSS का फोल्डर, एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर, एक इमेजेस का फोल्डर, फॉन्ट्स का फोल्डर, और उसके बाद यहां पर अपने टेम्पलेट के अंदर जाकर यहां पर उस फोल्डर का नेम भी दे देते हैं। जैसे अब जो फ्लावर वाली इमेज है ये हमने इमेजेस फोल्डर के अंदर रखी है। तो इसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे। तो ये इमेजेस के फोल्डर को कहां पर फाइंड करेगा? ये ऑटोमेटिकली पब्लिक फोल्डर के अंदर ही देखेगा कोई इमेजेस का फोल्डर है। अगर होगा तो उसके अंदर इस फाइल को फाइंड करेगा जिसका नाम है flower.jpg। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया अपने वेब ब्राउजर में और यहां पर फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए अभी भी ये इमेज शो हो रही है।
तो होप सो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम अपनी स्टैटिक फाइल्स को, जैसे CSS की फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल या फिर इमेजेस की फाइल या फिर फॉन्ट्स की फाइल, उनको कैसे शो कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर MongoDB के साथ कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर हम एक्चुअल डाटाबेस के डाटा को इस तरह से अपने टेबुलर फॉर्म में शो करेंगे और इसको ऐड, अपडेट और डिलीट करना सीखेंगे। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।